हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल केआईटी सेंटर पर। मैंने पिछली तो वीडियो जो डाली थी, जो बनाई थी, वो थी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पे। तो अब उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्स। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। देखिए भाई, रिसोर्सेज के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना था कि जो भी हमारे आसपास में कुछ भी ऐसा जो हमारे किसी काम में आता है ना? जिसके चलते हमारी लाइफ जिस पर डिपेंड करती है, उसे हम रिसोर्स का नाम दे देते हैं। ऐसे ही ज़मीन, ठीक है? लैंड, ऐसे ही रिसोर्सेज़ में से एक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स भी कह सकते हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने पाई हैं या जितना भी डेवलप हम हुए हैं, वो ज़मीन के चलते ही हुए हैं, है ना? ज़मीन पे तो पूरी हमारी लाइफ डिपेंड करती है ना? अगर ध्यान दो तो। जैसे एग्रीकल्चर, है ना? खेती-बाड़ी, मकान भी अगर बनाएँगे रहने के लिए, वो भी ज़मीन पे बनाएँगे, हवा में तो बनाएँगे नहीं, है ना? फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ जिसे हम अपनी डेवलपमेंट का प्रतीक मानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है, तो वो भी तो ज़मीन पर ही होता है ना? पावर प्लांट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, उसके पावर प्लांट ज़मीन पे ही लगते हैं। तो इस तरीके से जो ज़मीन है, लैंड है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रिसोर्सेज़ में से एक माना जाता है। तो ख़ैर, हम भारत में रहते हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत की ज़मीनी बातों को जान लेते हैं। भारत के थोड़े ज़मीन के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ की जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत में ज़मीन किस तरीके की पाई जाती है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि वी मस्ट बी थैंकफुल कि हम भारत में हैं। हमारे भारत में जैसे हम स्टेट बाय स्टेट आगे बढ़ते जाते हैं, ज़मीन का स्ट्रक्चर, टेक्सचर बदलता जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात भैया ये है कि जिस तरीके की ज़मीन होती है, हम उसी प्रकार की खेती करते हैं। तो हमारे भारत में 10 प्रकार की ज़मीन है, तो हम 10 प्रकार की खेती कर सकते हैं। तो जैसे हमारे भारत में 10 प्रकार की ज़मीन है, तो उसी तरीके से हम कई प्रकार की खेती, कई प्रकार की फसलें उगा सकते हैं और उगाते भी हैं। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ज़मीनी बातें समझ लेते हैं ज़मीन के बारे में। पहला, लैंड इज़ अ वाइटल रिसोर्स सपोर्टिंग वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड ह्यूमन लाइफ एज़ वेल। ठीक है, बताया था कि सभी को इफ़ेक्ट करती है ज़मीन। खैर, आगे बात करते हैं। हमारे भारत में 43% मतलब जितनी भी हमारे पास ज़मीन है, क्या एरिया है हमारे भारत का? ये कोई ठीक है, तो थोड़ी ज़मीनी बातें जान लेते हैं कि हमारे भारत में जितनी ज़मीन है, जितना हमारे भारत का एरिया है, वो है 32 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर आई मीन। और अगर बात करें मिलियंस के फॉर्म में, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया है भारत का। तो उसके अंदर 43% ज़मीन प्लेन्स हैं, मतलब बिल्कुल समतल भूमि, जहाँ पर हमारे शहर बसे हुए हैं, खेत बसे हुए हैं। फिर उसके बाद 30% माउंटेन्स आ जाते हैं और फिर उसके बाद 27% प्लेट्यूज़, मतलब कि घाटियाँ, केजीएफ टाइप की ज़मीन आ जाती है ना, जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द फर्टाइल इंडो गैंगटिक प्लेन सपोर्ट अ डेंस पॉपुलेशन एंड रिच एग्रीकल्चर। क्या मतलब है कि नदियों के आसपास के इलाके, जो कि गंगा यमुना के आसपास के जो इलाके होते हैं, वहाँ पर खेती वगैरह अच्छे से होती है, तो उस जगह पर लोग भी ज़्यादा रहते हैं। खैर, इसके बारे में आगे समझेंगे, थोड़ी चीज़ें ये समझ लो। तो लैंड रिसोर्सेज के टाइप्स कौन-कौन से होते हैं और कितने होते हैं? ज़मीन का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले ये बात जाननी इसलिए ज़रूरी है, ताकि जब आप ज़मीन के बारे में जान लो, तो आपको ये बात पता चल जाए कि कितनी ज़मीन हमारे पास खाली बची हुई है, या कितनी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या दिक्कत देती है और हमारे पास ज़मीन भी कम है, और अगर ऐसी लगातार जनसंख्या बढ़ती रही, तो शायद रहने के लिए भी जगह ना बचे। खैर, बात करते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट लैंड, जंगल होते हैं हमारे पास। लगभग भारत के 33% से भी कम जगह है जहाँ पर जंगल है। अब जंगल वाली ज़मीन है, तो वहाँ पर तो कुछ कर नहीं सकते, सीधी बात है। और फॉरेस्ट को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हैदराबाद में हाल फिलहाल फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं अपने निजी इस्तेमाल के लिए, बट ये सही नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़े से आगे बात करें, तो फॉरेस्ट को इन दिनों नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के ज़रिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि कोई और आकर उसमें कलाकारी ना दिखा दे। आगे बात करते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पर हम खेती वगैरह करते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर लैंड भी वो वाला जिस पर फिलहाल अभी फसल उगी हुई है और फसल चल रही है, मतलब वो वाला जो ज़मीन होती है, मैं बता देता हूँ। इसके अलावा एक ज़मीन और होती है जिसे हम फैलो लैंड कहते हैं। ये वो ज़मीन होती है कि एक किसान ने उस पर खेती करी, और खेती करके आपको पता होगा कि कृषि के दौरान
खेती करने के बाद उस ज़मीन को कम से कम 5 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी अपने न्यूट्रिएंट्स को रिकवर कर पाए। तो उस तरह की ज़मीन को हम फैलो लैंड में गिनते हैं। कारण ये है उसके लिए अलग से नाम इसलिए दिया क्योंकि जब ज़मीन आपने खेती करके छोड़ दी तो उसका बस आप इंतज़ार करेंगे कि कब मिट्टी न्यूट्रिएंट्स रिकवर करे और वक़्त में उस पर आप वापस से कृषि कर पाएँ। मतलब कि वो खाली छोटी हुई ज़मीन पर आप कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते, वो ऐसी रहेगी, ये बात है। एग्रीकल्चर लैंड समझ में आया? फिर बात करते हैं बैरन एंड वेस्टलैंड की। ये वो जगह है जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। डेज़र्ट, रेगिस्तान, वहाँ पर हाल-फिलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हाल-फिलहाल कोई ख़ास खेती-बाड़ी भी नहीं हो सकती। माउंटेन्स हो गए, पहाड़ों पर खेती होती है, मानते हैं, बट खेती के अलावा कुछ और ख़ास काम नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे इंडस्ट्रीज़ लगानी, पहाड़ों पे कौन इंडस्ट्रीज़ लगाएगा, ठीक है? तो वो वाली बात हो जाती है। फिर बाकी बचता है अदर यूज़ेस। ज़मीन के कई काम हैं, रेलवेज़ आप बिछाएँगे, ज़मीन पे बिछाएँगे, हवा में तो बिछाएँगे नहीं, ठीक है? एयरपोर्ट भी अगर बनेगा तो ज़मीन से ही चल के हवाई जहाज़ हवा में जाएगा, तो बहुत सारी बातें हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए, तो जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, थोड़ा-सा ये ना काफ़ी सीरियस केस है, ध्यान से समझना। हाल-फिलहाल जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रहने के लिए तो छोड़ो शायद चलने के लिए भी ज़मीन ना बचे, क्योंकि फ़ॉरेस्ट तो फिक्स हो जाएँगे, इनकी ज़मीन पे आप कुछ नहीं कर सकते। खेती-बाड़ी की भी बात वही आ जाती है, ठीक है? जहाँ पर क्रॉप्स उग रही हैं, उस ज़मीन पर भी आप कुछ नहीं कर सकते। फैलो लैंड्स पे तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, फिर एक बात हो जाती है कि अगर हर जगह पर फसलें उगाएँगे, तो कुछ चारवाहे होते हैं वो अपने क्या कहते हैं उन्हें जानवरों को वो कहाँ पर चराएँगे? अब चरवाहों की बात आती है, तो ऐसा हो जाता है जब हर ज़मीन हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के नाम पर या फिर घर बनाने के नाम पर घेर ली, तो जानवरों को चरने के लिए भी जगह नहीं बची और जानवर भी काफ़ी सारे होंगे, बिल्कुल सबने पोल्ट्री फार्म वगैरह खोल रखे हैं। तो उसमें सीन ये हो जाता है कि फिर हम फैलो लैंड का इस्तेमाल करते हैं, 2 ही तरीके क्योंकि ज़मीन तो बची ही नहीं घास चरने के लिए, ठीक है? तो या तो ये जो ज़मीन छोड़ी है 5 साल के लिए इस पर फसलें उगाइए और जानवरों को चराइए। लेकिन फिर इस हिसाब से सीन क्या हो जाता है, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान देने वाली बात है। 54% ज़मीन भारत की सारी खेती-बाड़ी में चली जाएगी। मतलब समझते हो? कि मतलब 50 फ मतलब आधे से ज़्यादा ज़मीन खेती में और घास उगाने में चली गई। मतलब जहाँ पर फसलें उगेंगी, जहाँ पर जानवर चरेंगे। बची हुई ज़मीन कितनी? 46%। इस 46% में हमारे सारे देशवासी रह भी लेंगे, उसी पर ही मेट्रो भी लग जाएगी, वहीं पर ही रेलवेज़ भी बन जाएगा, ठीक है? उसी पर ही सड़कें भी बनानी है, वहाँ पर फुटपाथ भी बनेंगे, सारा काम खाली 46% पर करना पड़ेगा। तो मिला-जुला के बात ये है कि ज़मीन है, मना ही नहीं है, बट यही कारण होता है कि ज़मीन के रेट फिर धीरे-धीरे महँगे होने लगते हैं। खैर, चीज़ें हम समझ लेते हैं। खैर एग्रीकल्चर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, पास्चर लैंड के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। अदर यूज़ेज़ देख लेते हैं, दूसरे यूज़ क्या हैं? ऑफ़ कोर्स बिल्डिंग्स बनाना, इंडस्ट्रीज़ खड़ी करना, घर बनाना, ये सब ज़मीन के इस्तेमाल हैं और ये ज़मीन के ज़मीनी इस्तेमाल हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, हाँ भाई, किस तरीके से ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाता है? पहला फिज़िकल फैक्टर्स की बात करते हैं कि जो ज़मीन टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल के हिसाब से कि मतलब कि जिस तरह की ज़मीन है जो हमारे लिए कंपैटिबल है, लोग वहाँ आना या रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा डेज़र्ट में या फिर जो रेगिस्तान है वहाँ पर लोग कम रहते हैं। कारण ये है क्योंकि वहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं है, ठीक है? टोपोग्राफी अलग है, क्लाइमेट अलग है और उसी हिसाब से फिर हम उस ज़मीन का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो वहाँ पर खेती-बाड़ी भी अच्छी होगी, क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो खेती-बाड़ी भी नहीं होगी। जैसे कि डेज़र्ट में रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पर खेती-बाड़ी की बात हम कम करते हैं और बात करते हैं हम एनर्जी जनरेशन की कि सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके आप एनर्जी जनरेट कीजिए क्योंकि यहाँ तो खेती होने से रही। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे? ज़मीनी इस्तेमाल कैसे होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी कि जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते होंगे, वहाँ की ज़मीन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। टेक्नोलॉजी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन तो बहुत पुराना टॉपिक मुद्दा रहा है कि एक तरह के लोग एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं। ख़ैर उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा इधर देख लेते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे है? जैसे जहाँ पर अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है, जहाँ पर जॉब्स ज़्यादा है ना? तो उस जगह पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वही क्लाइमेट वाली बात, ठीक है? ख़ैर क्लाइमेट हो गया और वो सारे फैक्टर्स जो ह्यूमन पॉपुलेशन को डिपेंड करते हैं या ह्यूमन पॉपुलेशन को अफ़ेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से भी ज़मीनी इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ़ कोर्स जहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पर अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा पैदा की जाती हैं। ख़ैर बात आगे बढ़ाते हैं।
एग्ज़ाम्पल में देखा जाए तो पंजाब एंड हरियाणा हैव हाई नेट्स ऑन एरिया ड्यू टू फर्टाइल प्लेन्स, बिल्कुल सही, कि पंजाब और हरियाणा भारत के अंदर 2 ऐसे राज्य हैं जो जिनके पास नेट्स ऑन प्लेन या नेट्स ऑन एरिया का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, नेट्स ऑन एरिया मतलब वो ज़मीन जिस पर बीज बोए जा चुके हैं और उस पर फसलें उग रही हैं, ठीक है? वो, उसे हम नेट्स ऑन एरिया कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फसलें उगती हैं वो हरियाणा और पंजाब में देखी जाती हैं, तो हाई नेट्स ऑन एरिया वहीं पे ही है। कारण क्या है? नदियों के पास है वो जगह, ने 5 नदियाँ बहती हैं पंजाब में, अच्छे से जानते हैं, और कौन-सी होंगी ये आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है? और वहाँ के जो प्लेन्स हैं वो फर्टाइल हैं, फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर खेती भी अच्छे से हो पाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि ज़मीन दी है रिसोर्स के नाम पर, बट उसका ध्यान रखना हमारा काम होता है। तो ज़मीन के भी ऑफ़ कोर्स जब दी गई है तो ज़मीन भी खराब हो सकती है, और कई मामलों में तो ज़मीन खुद भी खराब होती है और कई बार कलाकारी हम भी कर देते हैं। तो वही चीज़ देखते हैं। डिफ़ॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेज़िंग समझिए, बिल्कुल सही। अब डिफ़ॉरेस्टेशन क्या होता है? जंगल की कटाई, और ओवरग्रेज़िंग मतलब जानवरों को ज़्यादा चराना, ठीक है? या अगर जानवर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा घास चरेंगे, सीधी बात है, खाने को तो उनको भी चाहिए। तो डिफ़ॉरेस्टेशन के चलते और ओवरग्रेज़िंग के चलते बहुत ज़्यादा ज़मीन खराब होती है, बिकॉज़ अब जी डिफ़ॉरेस्टेशन हो जाएगा तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है, और फिर वो ज़मीन शायद फिर कुछ उगाने लायक नहीं रहती। ओवरग्रेज़िंग का भी सेम प्रोसीजर ही है, सेम बात है। माइनिंग एंड क्वायरिंग डिस्टर्ब्स लैंड मेजर इश्यूज़ इन झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, वही इस बात है। ज़मीन पर माइनिंग वगैरह करना, माइनिंग करना बुरा नहीं बता रहा, बट ज़रूरत से ज़्यादा अगर माइनिंग होगी तो ज़मीन का टेक्सचर खराब होता है ना? ज़मीन की फर्टिलिटी खराब होती है, तो वो वाली बात है। झारखंड और मध्य प्रदेश में ये बहुत पुराने टॉपिक रहे हैं और इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी रहा है। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। वाटर लॉगिंग एंड पॉल्यूशन, ये क्या है? इसका मतलब ये हो जाता है, पॉल्यूशन के चलते, वाटर लॉगिंग के चलते होता क्या है कि ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स को डाल देना या फर्टिलाइज़र का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर देना, मिट्टी की फर्टिलिटी को ख़राब कर देता है। क्योंकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरीके से मरीन इकोसिस्टम होता है, जिस तरीके से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, ठीक वैसे भी ज़मीन के नीचे एक ज़िंदगी पलती है। और जब हम उसमें फर्टिलाइज़र या केमिकल डाल देते हैं, तो उससे ये होता है कि वहाँ के जो जीव हैं, ठीक है? जो न्यूट्रिएंट्स पैदा करते थे, है ना? जो नाइट्रोजन पैदा करते थे, वो न्यूट्रिएंट्स पैदा करते थे जिससे फसलें हुआ करती थी। हमने वो सारे जीव ही खत्म कर दिए, ठीक है? अब उससे क्या होता है, बहुत सारे वर्म्स रहते हैं नीचे, जब आप उसमें फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो वो खत्म हो जाएँगे। और जब वही जीव-जंतु थे, वही अ, न्यूट्रिएंट्स बनाया करते थे, जब उन्हें खत्म कर दें तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी खत्म कर देगी, खत्म हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि फिर वो ज़मीन किसी और काम की नहीं रहती है, ठीक है? बंजर भूमि हो जाती है, कह सकते हो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। कंज़र्वेशन, एफ़ॉरेस्टेशन, बिल्कुल, कि ज़मीन को बचाएँ कैसे, है ना? लैंड कंज़र्वेशन कैसे करें? तो पहला तो यही है, बहुत पहले से बढ़ते आ रहे हैं, एफ़ॉरेस्टेशन, कि ट्री प्लांट कीजिए। इससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा फ़ॉरेस्ट होंगे, उतने ज़्यादा हम कवर कर पाएँगे, ठीक है? इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, लेकिन हाल-फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो फ़ॉरेस्ट लगाए कम और काटे ज़्यादा जा रहे हैं, जो गलत बात है। गवर्नमेंट को इस बात पर एक्शन लेना चाहिए। सोशल फ़ॉरेस्ट्री, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजिंग फ़ॉरेस्ट रिसोर्सेज़, मैंने बहुत देखा है इंस्टाग्राम वगैरह पर कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पेजेज़ बने हुए हैं जो पेड़ वगैरह उगाने का काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ना कि केवल देश में प्लांट लगाना या देश का ध्यान रखना गवर्नमेंट का काम है, देश में हम भी रहते हैं, हमें भी ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का मतलब यही है कि देश के लोगों को भी प्लांटिंग में या एफ़ॉरेस्टेशन में योगदान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एग्रो फ़ॉरेस्ट्री कंबाइन्स एग्रीकल्चर एंड ट्री कल्टीवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी, क्या मतलब है एग्रो फ़ॉरेस्ट्री का? मतलब कि एग्रीकल्चर एंड फ़ॉरेस्ट्री को जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाया जाए, ताकि आपका एग्रीकल्चर भी चलता रहे और फ़ॉरेस्ट्री भी चलते रहे। मतलब कोशिश कीजिए कि फल वाले पेड़ उगाएँ तो। आगे बढ़ते हैं। कंज़र्वेशन रेगुलेटेड ग्रेज़िंग, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है कि आप रेगुलेटेड ग्रेज़िंग कीजिए, मतलब कि मैं तो फिलहाल यही बोलूँगा कि अगर एनिमल्स किलिंग कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब हम ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन समझने वाली बात है कि हम नॉन-वेज पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देते हैं खाने के लिए। जब हमारी डिमांड बढ़ती है, ठीक है?
एनिमल्स प्रोडक्ट के को लेकर जब हम एनिमल प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, है ना? जब हम एनिमल्स प्रोडक्ट जैसे मीट हो गया, है ना? बीफ हो गया, एग्स हो गए, जब हम इन पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, इनकी डिमांड बढ़ाते हैं, ऑफ़ कोर्स हम ही लोग तो बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन पोल्ट्री फार्म में उन जानवरों का या फिर उन जीवों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अब उससे क्या होता है, जब जानवर ज़्यादा होंगे तो ओवर ग्रेज़िंग भी होगी। अगर ये एनिमल प्रोडक्ट कम हो जाएँ, बिकने या फिर हम इस्तेमाल करना कम कर दें, तो इससे ये हो जाएगा कि ओवर ग्रेज़िंग कम हो जाएगी और इससे तुम्हारी ज़मीनें भी बची रह जाएँगी, ठीक है? वरना तो खाते रहिए और पड़े रहिए। ख़ैर, पास्चर डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि ग्रेज़िंग लैंड्स का डेवलपमेंट करना अच्छे से, अच्छी-अच्छी घासें आना, ठीक है? लाइवस्टॉक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, लाइवस्टॉक का मतलब होता है गोदाम भरना अनाजों से, ताकि ना कि केवल वो इंसानों के काम आए बल्कि आए जानवरों के भी। और मैं तो एनिमल्स किलिंग के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हूँ और ख़ैर आगे बढ़ते हैं। कंज़र्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। कंज़र्वेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक जैसी चीज़ें डंप कर दें ज़मीन के अंदर तो वो पता नहीं कितने दूर की ज़मीन को ख़राब कर देगा, ठीक है? तो यही है कि प्रॉपर डिस्पोज़ल इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक वेस्ट हैंडल्ड रिस्पॉन्सिबली। रिस्पॉन्सिबली मतलब क्या है कि जो भी आपके पास वेस्ट बन रहा है उसको आप अच्छे से इस्तेमाल, अच्छे से उसको डिकम्पोज़ कीजिए कि बाद में रिस्क ना उठाना पड़े। जैसे प्लास्टिक वग़ैरह हमने 3-4 आर पढ़े हैं ना, रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस वग़ैरह। तो इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि अगर वेस्ट अच्छे से डिस्पोज़ होगा, अच्छे से हैंडल होगा, तो ज़मीन और सॉइल ख़ासकर जो हमारी फर्टाइल ज़मीन है वो बची रहेगी। अदरवाइज़ हम प्लास्टिक वग़ैरह को डंप करते गए तो समस्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज ऑफ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, बिल्कुल, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि आपके पास जो भी वेस्ट बनता है या भी वेस्ट निकलता है, उसका ट्रीटमेंट करने का मतलब उसे फ़िल्टर करने का या उसे हैंडल करने का आपके पास पूरा टेक्नोलॉजी हो, ठीक है? पूरा सिस्टम हो, ताकि आप अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सकें। मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि हमारे पास जो सीवेज वेस्ट निकलता है पाइपों के द्वारा, तो उसे ना बेटा फ़िल्टर किया जाता है और वही घूम के वापस आता है हमारे पास, ठीक है? अब सीन क्या है कि हमारे पास जो दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं, कि हमारे पास जो सिस्टम है ना, हमारे पास जो टैंकर है वो है कम से कम 28,000 लीटर को फ़िल्टर करने का, ठीक है? लेकिन हम जो सीवेज वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो 32,000 लीटर होता है। अब इतना बड़ा अंतर होगा, 32,000 में से 28,000 लीटर तो हमने चलिए ट्रीट कर लिया, हैंडल कर लिया, फ़िल्टर कर लिया और वापस भी भेज दिया। बाकी बचे हुए जितना लीटर बचता है फिर उसे रिवर में बहा देते हैं। अब वो रिवर में बहा देते हैं तो फिर समस्या होती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? तो ये है, तो मतलब ये है कि ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे से हो और पूरी तरीके से अच्छे से काम करता हो। अब पॉल्यूशन रिडक्शन की बात करते हैं, वो तो है ही कि कोशिश की जाए कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं प्रोडक्ट का, जिससे पॉल्यूशन भी बहुत होता है, वो थोड़ा कम किया जाए, ठीक है? तो वही बात है, तो पॉल्यूशन रिडक्शन हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? और ये पता भी होगा, वही बात पुरानी। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ठीक है? फाइनाइट रिसोर्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से बात करूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है, ऑफ कोर्स वो कम्युनिटी के लिए बनाती है, हम लोगों के लिए बनाते हैं। तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर इज़ बीइंग डन इन द कंट्री। तो यही बात हो जाती है कि कोशिश कीजिए कि आप जिस देश में रहते हैं, ठीक है? अगर एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए अपने आस-पास। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यही मतलब है कि लोग भी आस-पास ध्यान रखें, ठीक है? ज़्यादा नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि इधर-उधर कूड़ा ना फेंकें, पार्कों में कूड़ा ना फेंकें, ठीक है? फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट वही है कि इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स फॉर बेटर आउटकम्स, कंबाइन कर दीजिए आप उसको। मतलब यही है कि ह्यूमन अपने प्रॉफ़िट के लिए जो भी चीज़ें बना रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये बात है कि वो थोड़ा ध्यान रखें नेचर का भी। थोड़ा क्या, पूरा ध्यान रखें नेचर का भी। ऑफ़ कोर्स नेचर से हम हैं। और अगली बात फाइनाइट रिसोर्सेज़, कि अपने आप को, अपने जीवन को प्लान कीजिए सीमित रिसोर्सेज़ में जीने के लिए। हमारे जो पूर्वज थे, वो सीमित रिसोर्सेज़ में ही, सीमित संसाधनों में ही जिया करते थे,
ठीक है? बाद में तो हम में आग लगी ये चीज़ें ख़राब करने की, वो अलग बात है। ख़ैर, आज के लेसन में हमने लैंड रिसोर्स समझा, उसके यूज़ समझे, उससे होने वाली खराबी भी समझी जो हमारे द्वारा की जा रही है, और फिर उसके बचाव और उपाय भी समझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम अगला टॉपिक करेंगे एंड देन चैप्टर खत्म। मैं लंबी-लंबी वीडियोज़ इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे पता है बच्चे पक जाते हैं, है ना? इतनी लंबी वीडियोज़ तो हम ही नहीं देख पाते। तो इसलिए छोटी-छोटी वीडियो, छोटे-छोटे क्लिप्स में चीज़ें आसानी से समझ में भी आएँगी, और मैंने जैसे पहली वीडियो में सबसे पहले बताया था कि टॉपिक्स कम पढ़िएगा और प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है? तो वही है कि वही दोनों हाथों से खोपड़ी में नॉलेज नहीं भरनी, वरना खिचड़ी पक जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफ़िकेशन आते रहे। नमस्कार। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.